बाजार बोलता है मैं शुरुआत करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा से कि किस तरह का कल का रुझान उनका था, क्या कुछ एफआईज ने किया। तो एफआईज ने कल मार्केट में थोड़ी सेलिंग की है, डीआईज ने अच्छी खरीदारी की है। तो एफआईज की जो सेलिंग फिगर थी वो करीब 3535 करोड़ रुपए की देखने के लिए मिली, वहीं डीआईज ने करीब 5100 करोड़ की बाइंग की है। मानस सर, डीआईज जनरली मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, ये 5100 करोड़ की बाइंग देखने के लिए मिली है। क्या कुछ कहना है, आप इस समय अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? लार्ज कैप शेयर्स पर ट्रेड करा रहे हैं या मिड कैप स्मॉल कैप में पोजीशनल कॉल दे रहे हैं आजकल? देखिए, ट्रेंड के साथ रहना बेहतर रहता है। तो पहले जब जो इंडाइसेस थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तभी भी हमने अपने क्लाइंट्स को कोशिश की कि मिड कैप की तरफ थोड़ा सा झुकाव बना के रखने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्योंकि इंडाइसेस मूव कर रहे हैं और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर काफी अच्छा मूवमेंट है, बाइंग इंटरेस्ट काफी देखने को मिल रहा है। तो जो फोकस है वो डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक्स पे है। अगर आप देखिए आज भी तो बहुत सारे जो बैंकिंग नेम्स हैं, जिस तरह के मूव हमने एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में देखे, वहां पर मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। और वैसे ही अगर आप लार्ज कैप में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने काफी लंबे समय के बाद हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो वहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में रहना रहना बेहतर स्ट्रेटेजी है इस टाइम के लिए। जी। इसी बीच एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह का रुझान वहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी कुछ खबरें हैं, उन पर भी संज्ञान लेंगे कि बहुत सारी ग्लोबल खबरें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादातर करेंसीज के मुकाबले अगर देखें तो डॉलर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। नवंबर के बाद इस तरह के स्तर देखने के लिए मिल रहे हैं और जापानीज़ येन तो 1986 के बाद न्यूनतम स्तरों पर आ गया है। तो करीब करीब 38 सालों के लोस पर चल रही है जापानीज़ येन। $1 के मुकाबले 160 की वैल्यू हो चुकी है जापानीज येन की। अमेरिका में बढ़ती कीमतों से नए घरों की बिक्री घट गई है। ये थोड़ा सा सेटबैक वहाँ पर हाउसिंग डेटा से आता हुआ। इन्वीडिया जो कि विश्व का नंबर 1 शेयर बन चुका है, उसका शेयर पिछले 5 सेशन में 11% ऊपरी स्तरों से गिरा है। तो थोड़ा सा वहाँ पर एआई को लेकर जो प्रॉफिट बुकिंग शेयरों में देखने के लिए मिल रही है। इंपॉर्टेंट खबर, एप्पल के भारतीय प्लांट में शादीशुदा महिलाओं के लिए जॉब नहीं मिलेगी, ये एक बड़ी खबर है। अगर ऐसा कुछ ट्रेंड आगे दूसरी ग्लोबल कंपनीज भी अपनाती हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम के इंडिकेटर्स हैं। साथ ही अगर देखें तो वर्लपूल चीन में वेयर हाउस खाली रहने से करीब $100 बिलियन की जो निवेश वहाँ पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हुआ, उसकी स्थिति नाजुक हो चुकी है। वहीं वर्लपूल अमेरिका की जो कंपनी है, उसको बॉश जो जर्मनी की कंपनी है, जो पेरेंट कंपनीज हैं, ये खरीद सकती है, यानी कि बॉश खरीद सकती है वर्लपूल को। इस तरह की खबरें हैं। दोनों की ही कंपनियां बाई चांस इंडिया में लिस्टेड हैं। सब्सिडरी कंपनीज जो हैं, वर्लपूल की इंडिया में लिस्टेड है, बॉश की भी इंडिया में लिस्टेड है। तो दोनों ही कंपनियों पर भी असर जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कुछ डेटा पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिले हैं। मानस सर, वर्लपूल और बॉश, अगर इन दोनों ही पेरेंट कंपनीज में कुछ डील होती है तो डेफिनेट सी बात है कि उनकी जो सब्सिडरीज हैं उन पर भी इंपैक्ट होगा। वर्लपूल जो ब्रांड है वो बॉश का हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं सर, वर्लपूल और बॉश दोनों ही ऑन चार्ट्स? देखिए, मैं बहुत बुलिश हूँ बॉश पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे 28,000 का आंकड़ा अभी कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने ब्रीच किया है और उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो, अगर आप साल भर के हिसाब से चलें, तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 47,000 48,000 के भी। तो ये एक बढ़िया स्टॉक है। कभी कोई करेक्शन देखने को मिले, करंट लेवल्स पे नहीं, कोई करेक्शन देखने को मिले, तो यहाँ पर तो बिल्कुल खरीदारी करनी है और आपको जो स्टॉप लॉसेस है वो 29,000 के नीचे लगा के चलने हैं। तो बॉश पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वर्लपूल की जहां तक बात है, देखिए वर्लपूल में आज एक गैप अप देखने को मिला, उसके बाद वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर कर दें और केवल वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2400 रुपए 2450 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज एक गैप अप ओपनिंग है, 10% ऊपर है, तो यहाँ पर खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको डीप लगाना पड़ेगा 1800 रुपए के नीचे। तो राय ये रहेगी कि कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो 1950 एक बढ़िया स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 2400 रुपए की टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर वर्लपूल में आज करीब 10% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं बॉश थोड़ा सा फ्लैट है, बट ऑन द पॉजिटिव साइड। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर भैरू जोशी जुड़ चुके हैं। जोशी साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। हाँ जी सर। सर। हाँ जी सर। सर मेरे मेरे पास गेल के 38 शेयर हैं, 200 जी। के प्राइस पे। ओके। तो इसको सर मैं 1 साल से ऊपर तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके। मानस सर, इनके पास 38 शेयर हैं गेल के 200 रुपए के भाव के, और 1 साल का होल्डिंग पीरियड ये रख सकते हैं। कितने टारगेट्स लेकर चलने चाहिए इनको?
देखिए, बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो वो पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। बीच में जब भी करेक्शन देखने को मिला तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, काफी लंबे समय से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 194 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 230 235 के टारगेट आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार 235 रुपए के ऊपर निकला तो शायद आपको 265 270 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जी। पुनीत शर्मा जी का सवाल है आईआरबी इंफ्रा पर। सर, 1 साल का टारगेट पूछ रहे हैं, ये क्या रखना चाहिए? शेयर थोड़ा पिटा ऊपर से, वहाँ पर कुछ काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद शेयर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली। सर, क्या रखें टारगेट? देखिए, आईआरबी की जहां तक बात है, आईआरबी में हाई लेवल पे एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन उससे कहीं ऐसा ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे नहीं दिखते हैं, क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप लगाना है, 58 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखना है। लेकिन अगर नजरिया लंबा है, अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो अगर एक बार 70 72 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक रैली रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में आपको शायद 85 और 89 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी। उत्पल चक्रवर्ती जी का सवाल है सीडीएसएल पर। सर, इसके ये पूछ रहे हैं कि लगातार ये शेयर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। इन्होंने 24 शेयर खरीदे थे 2076 रुपये के भाव के। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रख सकते हैं ये? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अभी भी बहुत ही स्ट्रांग दिखता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म का, अगर हमें 1 साल की बात करें, 1 साल के टारगेट सेट करने हो तो वो 2500 रुपए से 2600 रुपए की रेंज में आते हैं। तो जी। अभी भी आई थिंक ये करेक्शन जो हम देख रहे हैं पिछले करीब 2 मंथ से, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1800 रुपए के स्टॉप लॉस, जहां पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए 2500 और 2600 रुपए के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो चक्रवर्ती साहब, आपके लिए अच्छी खबर कि सर बाय ऑन डिक्लाइंस की सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु जी का। ये बोल रही हैं कि नेटवर्क 18 के पर आपका व्यू क्या है सर? देखिए, नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें तो ट्रेंड में कंसोलिडेशन दिखता है। कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक रेंज है 90 रुपए और 70 रुपए की, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 90 रुपए के ऊपर करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। राकेश कुमार जी का सवाल है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास गैलेंट इस्पात के 50 शेयर हैं, क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सर, अगर ये भी लिख देते कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, पता लग जाता कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन पूछ लेते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये, आई थिंक ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, ट्रेड टू ट्रेड में है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको पोजीशन में उतरना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। पैटर्न के हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 410 420 के रेंज में आते हैं। तो 420 के टारगेट के लिए आप पोजीशन में बने रहिए। आपने बढ़िया लेवल पे एंट्री की है तो 320 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी। सुमित पांडे जी का सवाल है सर, पराग मिल्क पर 100 शेयर हैं, इनके पास 270 के भाव के 1 साल का व्यू है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या लॉस बुक कर लें? देखिए, पैटर्न तो कुछ खास नहीं है, बस केवल एक चीज पॉजिटिव साइड पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक में 280 से हम करेक्शन देख रहे थे, और 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो 200 वीक मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से, अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बीच में कुछ ऐसा सपोर्ट, कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिखता है। तो निवेश के नजरिए से 150 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ देखिए तभी आएगी जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 198 के आसपास है, उसके ऊपर निकलेगा। अगर उसके ऊपर निकलने में कामयाब हो गया तो शायद आपको 250 270 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं स्टॉक में। बिल्कुल। इसी बीच मानस सर, जब हमने जब शुरुआत की थी शो की, उस समय सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर था, और अभी केवल 15 मिनट में सेंसेक्स करीब 70 पॉइंट डाउन हो चुका है, निफ्टी करीब 30 पॉइंट डाउन हो चुका है। अचानक से एक बार निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, इस समय सेंसेक्स 100 पॉइंट से ज़्यादा अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी करीब 35 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट हाई से करीब करीब 150 पॉइंट निफ्टी, और सेंसेक्स करीब करीब 400 450 पॉइंट गिर चुका है। माना सर, ये आज F&O एक्सपायरी का ही इम्पैक्ट है या कुछ डरने की जरूरत है? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। दो चीजें ध्यान रखनी है। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो हम एक बढ़िया मूव में ऑलरेडी उतर चुके थे। 23,300 से लेकर 23,900 तक की रैली देखने को मिली। तो जो करेक्शन है वो जस्टिफाइड है। वोलेटिलिटी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि एक एक्सपायरी है।
और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बिल्कुल हम टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। घबराने की जरूरत अभी तो नहीं है, स्पेशली जब तक 10 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि आपको ध्यान हो तो 3 दिन पहले 10 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा निफ्टी, तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी तक तो चार्ट्स पे नहीं है। तो 23,500 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, मोहम्मद रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पूछिए अपना सवाल प्लीज़। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पूछिए सर प्लीज़ अपना सवाल। जी सर, मेरे विशाखा इंडस्ट्रीज में 85 शेयर है 123 के रेट से, तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई बताइए ना सर, कैसे क्या करना है, निकलें कि एक्साइट करें कि क्या रखें इसको शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल मानस सर, विशाखा इंडस्ट्रीज के इनके पास शेयर हैं 123 रुपए के भाव के, 85 शेयर हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है, चाहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें। शॉर्ट टर्म में 124 पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, उसके ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ बनेगी। उसके ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 140 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर हम वीकली और मंथली चार्ट पे जाते हैं तो वहां पर भी कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। केवल एक पॉजिटिव चीज है कि स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार 3 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास ये निवेश के हिसाब से स्टॉक पड़े हुए हैं तो 106 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 125-26 के ऊपर निकलेगा तो 140-45 की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो बाजार ने जो बोलना था बोल चुका है मार्केट, क्योंकि हमने जब 300 साढ़े 300 पॉइंट पर शुरुआत की थी, अब मार्केट नेगेटिव में है, तो फिलहाल बाजार बोलता है को तो यहीं पर रोकते हैं।